नमस्कार। डल लेक, जी हाँ, श्रीनगर के डल लेक से न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूँ मैं और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रशांत टंडन जी। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और उन सब चीज़ों में जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चुनाव को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे ही पहले दौर का मतदान जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुआ है, दूसरे दौर में बीजेपी ने यहाँ चुनाव प्रचार अपना तेज कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका चले गए हैं, एक सभा उन्होंने की थी डोडा में, उसके बाद वो अमेरिका चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल अमित शाह थे और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो अमित शाह ईद और बकरीद को लेकर या बीजेपी ईद और बकरीद को लेकर राजनीति करती रही है, वही बीजेपी अब ईद और मुहर्रम पर एक एक गैस सिलेंडर देने का आह्वान कर चुकी है। कल ये बात अमित शाह ने कही थी। आज अमित शाह का साथ देने के लिए जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह भी थे और जेपी नड्डा भी थे और इन तीनों ने अलग अलग सभाएं की और इन सभाओं में सबसे बड़ी बात यह रही कि अमित शाह ने सीधा सीधा हमला फिर से फारूक अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला परिवार पर, मुफ्ती परिवार पर यानी पीडीपी पर और कांग्रेस पर इन्होंने हमला बोला। फारूक अब्दुल्ला पर बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा अमित शाह ने कि आप निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार बनने जा रही है और हम श्वेत पत्र लेके आएंगे। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया, बढ़ाया, ये सारी बातें करते हुए नजर आए आज अमित शाह। इस पर जवाब भी दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कल पहुंच रहे हैं इसी श्रीनगर में और उनकी सभाएं होंगी जिसको आप सीधा कवरेज देखेंगे। हम लोग चूंकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हैं और इस सभा की भी, उनके रोड शो का भी कवरेज आप देखेंगे, तो बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की बात जरा सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। अमित शाह पर सीधा निशाना साधा है फारूक अब्दुल्ला ने, क्या कुछ कहा है आइए सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ और देश दुनिया में भी बहुत कुछ है। जम्मू कश्मीर का चुनाव अगर इसको नजदीक से कवर कर रहे हैं हम लोग तो इसके क्या मायने हैं और इससे देश की सियासत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन पहले सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या था। मैं उनके सामने एक बात कहना चाहता हूं, वो जरा याद करें जब कांग्रेस के नेता, ऑपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने 2 रियासतों को कंपेयर किया, राज्यसभा में आंकड़े दिए, उन आंकड़ों में उन्होंने दिखाया जम्मू कश्मीर आसमान की तरफ है और गुजरात उससे बहुत नीचे है। क्या वो गलत है? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? जब यहाँ की हुकूमतों ने ये किया, 370 में किया और हमने तरक्की की। क्या तरक्की दी ने हमें इतने सालों में? कितने नौकर लगाए, महंगाई को कम किया, बेकारी को कम किया, बेरोजगारी को कम किया, यहाँ लोगों के लिए अच्छी बात की। कितने बच्चे हमारे जेलों में बैठे सड़ रहे हैं। कहाँ से दिल मनाने की कोशिश की, कहाँ से इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक ढोंग दिखा रहे हैं लोगों को। आज एक आदमी भैया वो कल आ रहे हैं, मैं खुद बुद्धल में हूँ, पुंछ में। आई डोंट नो वेदर आई हैव द टाइम। चलिए, लेट मी टेल यू, डोंट वेट टिल द लास्ट बुलेट इज ऑफ. Don't wait. Catch the bull by the horn. Now. Don't wait till we die more. उनका कहना है कि 90 के दशक से आप लोग शासन में हैं लेकिन टेररिज्म हटा नहीं पाए। जम्मू क्या हटाए? मैं होम मिनिस्टर से कहता हूँ, क्या उन्होंने टेररिज्म हटाया? क्या वो भूल गए? अभी जो शिवखोरी में हमारे यात्रियों को मारा गया, कौन सी बार है? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है? क्या कांग्रेस की हुकूमत है? हुकूमत तो ये कर रहे हैं, ये लोगों को ढोंग बताते हैं। वही चीज ना कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। कहाँ है वो 15 लाख? झूठ, झूठ और झूठ।
तो सुन रहे थे आप, यहाँ झूठ 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 सीधा कह रहे थे फारूक अब्दुल्ला, यानी सीधा निशाना साधते हुए फारूक अब्दुल्ला मोदी सरकार पर। नरेंद्र मोदी तो विदेश चले गए हैं, लेकिन अमित शाह पर कहें तो, क्योंकि अमित शाह ने आज सीधा निशाना साधने की कोशिश की थी और उसका जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला, अमित शाह, ये सारी बातें यहाँ कश्मीर में, लेकिन कश्मीर की सियासत और इसकी आवाज, इसकी गूंज पूरे देश में पहुंचती है, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहुंचती है, आप सब जानते हैं। ऐसे में यहाँ की सियासत में राहुल गांधी और रंग चढ़ाने आ रहे हैं। राहुल गांधी कल श्रीनगर पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचने से पहले आज एक बड़ी तब्दीली राहुल गांधी ने कर दी है। दरअसल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जम्मू कश्मीर के ही नेता, युवा नेता उदय भानु चिब को कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। ये नॉर्थ यहाँ के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ से क्या इस चुनाव पर असर पड़ेगा, इस पूरे समीकरण पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहे हैं तो इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके अलावा पीडीपी अलग चुनाव लड़ रही है। पीडीपी के अलावा आप जानते हैं कि यहाँ और भी कई पार्टियां हैं। बीजेपी घाटी में यानी कि कश्मीर में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 43 सीटों पर 43 सीटों पर उधर जम्मू में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि यहाँ के निर्दलीय और यहाँ के दूसरे कुछ दलों के नेता जो हैं वो साथ दे देंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं तो यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं ये भी हम बताएंगे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रशांत जी सड़कों पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं को लेते हैं। तो इनसे बेहतर और हम लोग जब सड़कों पर हैं तो और कौन जान सकता है कि यहाँ होने क्या जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव और देश पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। राहुल गांधी जब कल रहेंगे, इससे पहले राहुल गांधी आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह आ चुके हैं और चुनाव से पहले चुनाव की रणभेड़ी वो बजा चुके हैं। और कल जब राहुल रहेंगे यहाँ पे तो इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि आज 22 तारीख है, 23 कल है और 24 और 25 तारीख को दूसरे फेज का मतदान है। पहले फेज के मतदान में आपने देखा था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन दूसरे फेज, तीसरे फेज में क्या कुछ होने जा रहा है। तीसरा फेज आखिरी फेज है, 1 अक्टूबर को होना है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। सबकी निगाहें हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी एज लेते हुए दिखाई देती है, काफी आगे कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है हरियाणा में। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन आगे है क्या, या पीडीपी आगे है, या इंजीनियर राशिद की बात हो रही है, वो कहाँ हैं, और भी बीजेपी कहाँ है, ये सब जानेंगे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और वो तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर जरा ले आइए हमारे पैनलिस्ट साथियों को और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे साथ दो और साथी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और राहुल लाल जी हैं और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है और इधर प्रशांत जी आपका भी स्वागत करता हूं और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी स्वागत इस्तेमाल करता हूं, जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उनका भी, जो नहीं जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं उनका भी। और सबसे बड़ी बात कि डल लेक से ये कार्यक्रम, श्रीनगर का डल लेक काफी महत्वपूर्ण ये जगह और यहाँ से इस कार्यक्रम को हम लेकर आ रहे हैं और आपसे आपके बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ राहुल गांधी की रणनीति चल रही है, क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति चल रही है और क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास ही आना चाहता हूं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रेम कुमार जी और राहुल लाल जी भी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को, और इस चुनाव के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि अब देश की सियासत में राहुल गांधी काफी मजबूती के साथ और नए नए फैसले लेते हुए, जैसे आज उदय भानु चिब को बनाना, अध्यक्ष बनाना, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा क्या? हाँ, ये अच्छा फैसला है और इसका असर राजीव जी बिल्कुल पड़ेगा, खासकर जम्मू क्षेत्र में तो पड़ेगा ही, जहाँ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और बीजेपी का जो गेम है या जो गैम्बल है वो यही है कि जम्मू में जितनी सीटें पिछली बार आई थी 25 सीटें आ गई थी, इस बार डिलिमिटेशन में जम्मू में 3 सीटें बढ़ी हैं, तो अगर उतनी सीटें आ जाएं और पीडीपी के साथ मिलके फिर सरकार बनाने का हो तो इस बार पीडीपी की स्थिति बहुत खराब है राजीव जी। और जो जिनका आप चर्चा कर रहे हैं इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को हराया चुनाव में, जाइंट किलर हैं वो। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उस वक्त वो जेल में थे, अब जब वो जेल से छूटे हैं तो बहुत तरीके की बातें
उनके जेल से छूटने के टाइमिंग पे हो रही है, और उस टाइमिंग की वजह से उनकी स्थिति बहुत उतनी अच्छी नहीं है अब जितनी की कही जा रही थी। एक बात, दूसरी चीज़ ये कि इंजीनियर राशिद की पार्टी के नेता कह रहे हैं, कल हमने इंटरव्यू किया था उनका, कि अगर वो जीतेंगे तो बीजेपी के साथ सपोर्ट करेंगे वो, ये उन्होंने कहा। तो इंजीनियर राशिद की पार्टी और पीडीपी, इन दोनों पे होप है बीजेपी की, लेकिन सवाल यही होता है कि क्या ये दोनों लोग मिल के बीजेपी के साथ वो मैजिकल फिगर ला पाएंगे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ चुनाव में, जो लोगों से बात कर रहा हूँ, आज हम लोग गुलमर्ग और उसके आगे भी गए, और जहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो अलायंस है, एक तो वो बहुत इंटैक्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन का पेनिट्रेशन गांव-गांव में है। दूसरा एक फैक्टर इंजीनियर राशिद से जुड़ा हुआ है, इंजीनियर राशिद को समर्थन पीछे के रास्ते से कर रहे हैं जमात इस्लामी। जमात इस्लामी का नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर हुआ है, तो ये सब बातें मिला के ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी का जो गैम्बल है वो उतना नहीं हो पाएगा। दूसरे के जैसे तमाम लोगों से मेरी बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जी 10 साल बीजेपी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सत्ता में कश्मीर में हो गए, जम्मू कश्मीर में, तो 10 ईद और 10 मुहर्रम निकल गए, अमित शाह को अब क्यों याद आ रहा है। तो ये सब बातें भी हैं कि इनके वादों को गंभीरता से कोई ले नहीं रहा। और एक बात राजीव जी, कि कश्मीर का चुनाव आप किसी भी दिशा में चले जाएं, कश्मीर का चुनाव 370 और स्टेट हुड पे है। 370 हो सकता है कि रिएक्शन जम्मू से आए बीजेपी के पक्ष में, लेकिन स्टेट हुड तो उनकी भी मांग है। तो इस वजह से ये स्टेट हुड की डिमांड जो बीजेपी ने विथड्रॉ की है अपनी मैनिफेस्टो से, ये शायद उनका टैक्टिकल गलती हो गई उनसे। बिल्कुल, तो दोस्तों सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है ये 370 और 35A के इर्द गिर्द है, स्टेट हुड की बात है, और इसके इर्द गिर्द ही दिखाई देता है ये चुनाव। चाहे जम्मू की बात करें, हो सकता है कि पॉजिटिव सेंस में जाए, या कश्मीर की बात करें, कश्मीर घाटी की बात करें, तो ये हो सकता है नेगेटिव वे में जाए, लेकिन ये इसके इर्द गिर्द ही यहाँ का चुनाव दिखाई देता है। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में यहाँ के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी सरकार वो चुनना चाहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है शायद हमारी सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। और इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरा समझना चाहता हूं, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की राजनीति, देश की सियासत की बात करें तो उसमें इस चुनाव को, दोनों राज्यों की चुनाव को, खासकर हरियाणा का चुनाव भी, जम्मू कश्मीर का चुनाव भी, और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का, और आज जिस प्रकार युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उदय भानु चिब को नियुक्त करना, ये क्या इसको आप मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर राहुल गांधी कल आ रहे हैं इसी श्रीनगर में जहां हम हैं, और यहां से एक पैगाम जरूर होगा, जबकि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं, और अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा तीनों आज जम्मू कश्मीर में अलग अलग सभाएं कर रहे थे, और सीधा निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर खानदान की बात, श्वेत पत्र की बात और आतंकवाद फैलाना की बात करते रहे ये बीजेपी के नेता। लेकिन क्या जो फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो पैगाम दूर तक जाएगा? क्या यहाँ से बीजेपी को जो चुनौती पेश होनी चाहिए, खासकर जम्मू रीजन में, वो चुनौती पेश हो रही है? कैसे देख रहे हैं यहाँ के चुनाव को और इस चुनाव के साथ साथ देश की सियासत को? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये है कि बीजेपी के नैरेटिव का काउंटर करने का सबसे प्रभावशाली आप समझे कि फारूक अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और बीजेपी के नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर खारिज करने के लिए कांग्रेस है। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे पॉपुलर लीडर में राहुल गांधी आते हैं जम्मू कश्मीर में, इवन की रीजनल पार्टीज इतनी है इसके बावजूद, तो ये एक एक्स्ट्रा राहुल गांधी का दखल है। और जो आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्थानीय व्यक्ति को जो उन्होंने मौका दिया है, तो उसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी राजनीतिक परिपक्वता की बात कहती है
क्योंकि एक पार्टी को भी वो बना रहे हैं, चुनाव को भी बना रहे हैं और आगे वाली राजनीति को भी बना रहे हैं। राहुल गांधी के स्टेट में ये दिखता है, तो ये बहुत बड़ा स्टेट है। और जो राहुल गांधी और कांग्रेस की वहाँ अट्रैक्शन है पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में, जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन के कारण एनसी को भी एडवांटेज है। और इसके बावजूद कि कांग्रेस ने कुछ कॉम्प्रोमाइज करके एनसी से समझौता किया है, लेकिन बड़े गोल को सामने रख करके किया है। यहाँ एक बात क्या है, पूरा चुनाव है क्या जम्मू कश्मीर का, अगर पूरा चुनाव क्या है देखा जाए तो ये पूरा चुनाव, जहाँ आप जानते हैं कश्मीर घाटी में बीजेपी को कोई सीट नहीं आने वाली है, इसके बावजूद बीजेपी जहाँ नहीं भी है वहाँ बीजेपी है। मैं ये कहता हूँ कि पूरे चुनाव में बीजेपी और बीजेपी वर्सेस चुनाव है। 35A और 370 ये मुख्य मुद्दा जिसके इर्द गिर्द सबके मन में ये चोट है कि हमसे स्टेट हुड छीना गया। बहुत सारे लोग अनुच्छेद 370 पर अलग अलग राय और बीजेपी के विरुद्ध भी राय रखते हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जहां बीजेपी नहीं भी है सांगठनिक रूप में, वहां भी बीजेपी है, क्योंकि इस उनके खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में ही लामबंदी है। तो इसको हम देखते हैं तो आपका वो मसला जो है राशिद इंजीनियर का मसला, जमायत इस्लामी का मसला, उसका भी काउंटर होता है। वो तभी पिछले लोकसभा चुनाव में स्थिति बदली, क्योंकि राशिद इंजीनियर तब बीजेपी से लड़ते नजर आ रहे थे, एनसी से लड़ते नजर आ रहे थे, इंडिपेंडेंट आवाज के तौर पे नजर आ रहे थे। तो लोगों ने अपनी एक इंडिपेंडेंट आवाज का चेहरा बनाया था राशिद इंजीनियर को। लेकिन बदले हुए समय में जबकि राशिद इंजीनियर को बीजेपी के टूल के रूप में देखा जा रहा है, जमायत इस्लामी को भी उसी रूप में देखा जा रहा है, तो बीजेपी वर्सेस अदर्स में इनकी जगह, इनका स्थान खत्म हो गया है। वो रिएक्शन, वो समर्थन इनको नहीं मिलने वाला है, ये बात समझ लीजिए। और उमर फारूक जो बात तब समझा नहीं सके थे, अब समझाने में वो बहुत सक्षम है कि देखो ये लोग कौन हैं, ये घुमा फिरा करके बीजेपी का ही समर्थन करने वाले हैं। और आज अगर पीडीपी की ताकत कम हुई है तो इसलिए कम हुई है कि लोग मानते हैं कि पीडीपी ने बहुत बड़ी गलती की थी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना करके। पीडीपी भी इसके लिए जनता से माफी मांगती है, लेकिन जनता उस इतनी बड़ी गलती के लिए वो माफी देने के लिए तैयार नहीं है। उनको अल्टरनेटिव कांग्रेस और एनसी के रूप में मिला है। तो ये पूरा चुनाव इसी रूप में डिफाइंड है। अब बीजेपी का जो भी परफॉर्मेंस होना है जम्मू में होना है, और जम्मू में जबरदस्त तरीके से एनसी और कांग्रेस का जो है, आप लोग वहां मौजूद हैं तो वो काउंटर चल रहा है। लेकिन जो न्यूट्रल किस्म के पत्रकार भी माने जाते हैं, वो मानते हैं कि 43 में जो मुकाबला है ये 23-20 हो, 23 किसका हो, 20 किसका हो, ये हो सकता है, लेकिन एकदम कांटे का मुकाबला चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू जो एरिया है उस एरिया में 43 की 43 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को पूरी उम्मीद इन्हीं सीटों पर है। बीजेपी भी अगर कोई टारगेट लेके चल रही है तो 35 का टारगेट लेके चल रही है। पिछली बार आप याद कीजिए कि बीजेपी को 2014 में 25 सीटें आई थी और इसी के साथ बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी और 5 अगस्त 2019 में जब ये आया, उससे पहले 2018 में यानी कि 370 को हटाने की जब बात आई तो उससे पहले 2018 के दिसंबर में पीडीपी के साथ गठबंधन बीजेपी ने तोड़ दिया था। लेकिन अब 2024 में जबकि ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक का डेट दिया था और उस 30 सितंबर की जो सीमा थी उस तय सीमा में चुनाव करवाने का यहाँ पालन किया जा रहा है। हालांकि 1 तारीख को आखिरी वोटिंग है, 1 अक्टूबर को आखिरी वोटिंग है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। थोड़ा बहुत ये तो चलता है, ऐसा शायद बीजेपी सोच रही होगी या सरकार और खासकर
चुनाव आयोग सोच रहा होगा, लेकिन किसी भी रूप में ये देखा जाए तो इस चुनाव को अभी भी सरकार शायद करवाना नहीं चाहती थी, ये माना जा सकता है। जल्दी से आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास और आपसे भी समझना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के चुनाव से ज्यादा यहां पर चर्चा और बातें जो है वो राहुल गांधी की हैं। आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो राहुल गांधी की चर्चा होती है, और राहुल गांधी यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता के तौर पे ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल भी काफी स्थापित नजर आते हैं, और खासकर तब जबकि उन्होंने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा का समापन यहां किया था पिछले साल, और उसके अलावा जब वो आए यहां तो कश्मीर के युवाओं का जिक्र वो करके कई बार भावुक होते हुए नजर आए, और कई बार उन्होंने कहा कि यहां से मेरा पुराना रिश्ता है क्योंकि मैं यहीं का, मेरे पूर्वज यहीं के थे, उस हिसाब से भी तो राहुल गांधी काफी ऊपर नजर आते हैं। और आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह फैसला कि यूथ कांग्रेस के नेता के रूप में जम्मू कश्मीर के ही एक नेता, युवा नेता उदय भानु चिब को अगर स्थापित यहाँ से और उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, और ये भी मतलब मौके पे चौका मारने वाली बात होगी, क्योंकि सियासत में ऐसी ही डिसीजंस के जरूरत भी उनकी दरकार भी होती है। उस लिहाज से जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को, कैसे देखते हैं राहुल गांधी की रणनीतियां जो चल रही हैं उसको, और ऐसे में कैसे देखते हैं आप बीजेपी की रणनीतियों को, जो सियासी दांव पेच जिसमें आतंकवाद, श्वेत पत्र और ये सब कहते हुए आज अमित शाह सुने जा रहे थे। अगर राहुल गांधी को देखें हम लोग तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होते हुए श्रीनगर पहुंची, और श्रीनगर में भी एक तरह से जम्मू कश्मीर में जब वो एंट्री कर रहे थे वहां के लोगों का भी बहुत जबरदस्त प्यार मोहब्बत उन्हें मिल रहा था। अभी भी जब चुनाव गठबंधन के लिए वो जा रहे थे, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत कर रहे थे, तब भी उन्होंने बड़ी भावुक बातें कही थी, जिसको आपने कहा अभी कि भाई जम्मू कश्मीर से हमारा काफी पुराना रिश्ता है, और इस कारण से उनकी जो छवि है वो एक राष्ट्रीय छवि है। जम्मू कश्मीर में तो उनकी स्वीकार्यता अभूतपूर्व स्तर पे। हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद वो जनता के बीच में उसके लिए काफी नाराजगी। आप देखिए दो राज्यों में चुनाव है राजीव जी इस समय। हरियाणा में देखिए जेजेपी वाले वो माफी मांग के घूम रहे हैं दुष्यंत चौटाला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था और किसान आंदोलन के साथ भी हम साथ रह गए। वही स्थितियां हम लोगों को यहां नजर आती है जम्मू कश्मीर में, कि यहां पर भी पीडीपी के लिए स्कोप नहीं है। जनता में सोचिए, वो सरकार 2014 से 18 तक चली थी, लेकिन अभी भी जनता में काफी जबरदस्त नाराजगी है। ये जो हम लोग देख रहे हैं काफी शानदार तस्वीरें हैं कि घाटी से लेकर अलग अलग हिस्सों में कि मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा है। तो मतदान प्रतिशत क्यों ज्यादा है? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश प्रकट करने के लिए ज्यादा है राजीव जी। ये मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, जिसके लिए आक्रोश प्रकट कर रहे हैं लोग मतदान प्रतिशत के माध्यम से। तो जो एक राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक चलाया अचानक से, कभी चुनाव के जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रथम चरण में मैं मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को अच्छा खासा बढ़त प्राप्त हो चुका है 24 सीटों के चुनाव में। किसी भी हालत में हमें नहीं लग रहा कि 17-18 से कम सीटें ये लोग प्राप्त करेंगे उस प्रथम चरण के चुनाव में ही। तो चुनाव उनके पक्ष में जा चुका है। वैसे स्थिति में आज जिस तरह से राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस का नेता जी को बनाया है अचानक से, ये बड़ा शानदार कदम है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को और जम्मू कश्मीर के लोगों को सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि वो वहां से आने वाले युवाओं को, स्थानीय युवाओं को सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। यानी वो पार्टी में किसी प्रकार के भेदभाव की स्थिति नहीं है वहां पे। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो अभी देखिए एक तरह से राज्य में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के शासन पूरे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। केंद्र में भी 10 वर्ष के शासन पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की अवधारणा देती थी। अभी जब 100 दिन पूरे हो गए हैं, आतंकवाद के ऊपर अमित शाह जी हमला करते हैं। भाई किस हिसाब से हमला करते हैं? 100 दिन के भीतर ही 28 आतंकवादी हमले हुए और 21 जवान जो है शहीद भी हो गए वहां पे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव गढ़ना चाहती है वो जम्मू कश्मीर में गढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल चीज है। तो घाटी के 47 सीटों में केवल 19 उम्मीदवार अपने उतारने और 28 जगह उम्मीदवार भी न दे पाना, और यह सोचना कि निर्दलीयों के माध्यम से हम ये कि उनको जोड़कर पीडीपी को जोड़कर हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे, राजीव जी मामला इतना आसान नहीं है। मैं कुछ महीना अभी एक महीना पहले मैं भी जम्मू कश्मीर में था राजीव जी, और उस समय ही हमने देखा था, जम्मू क्षेत्र में भी देखा, घाटी क्षेत्र में भी देखा, भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है। वो जम्मू में भी वो पुराना संख्या रिपीट कर दे, वहां पर भी वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर रही है। मैं प्रशांत जी के इस बात से सहमत हूं कि जो पूर्ण राज्य का मामला है
वो मामला जम्मू के लोगों को भी कचोट रहा है। आखिर ये केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति को जम्मू के निवासी भी क्यों स्वीकार करेंगे? तो ये जो पूरा मामला है कि घाटी के क्षेत्र में आप निर्दलियों को जोड़ के वो जो सरकार बनाना चाहती है पीडीपी को जोड़ के, वो मामला उनका कहीं से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर घाटी की बात और उधर जम्मू की बात, दूसरी तरफ हम लोग भी इसी जगह पे हैं और लगातार चुनावी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और लोगों से मिलजुल कर, मतदाताओं से मिलजुल कर यहाँ के जो लोग हैं उनके मिजाज क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव करने जा रहे हैं, चुनाव में क्या दिशा अभी तक चुनाव ने पकड़ा है, किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हम लोग डल झील के किनारे बैठे हुए हैं। रात का वक्त है और चहलकदमी बहुत है यहाँ पर झील में। हालांकि अब धीरे धीरे शायद पीछे की रोशनी भी धीरे धीरे थोड़ी मध्यम पड़ गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यहाँ से इस कहें तो जम्मू कश्मीर घाटी की और जम्मू की भी कह सकते हैं इकोनॉमी पर ये डल झील बहुत बड़ा असर करता है। यानी यहाँ इस झील के में काम करने वाले लोग, चाहे वो शिकारा वाले लोग हों, हाउस बोट वाले लोग हों, चाहे यहाँ चलता फिरता फ्लोटिंग बाजार है, ये सारे रिपोर्ट्स आप हमारे चैनल पर देखेंगे। फ्लोटिंग बाजार की रिपोर्ट भी आप देखेंगे अलग अलग जगह से। और चूंकि न्यूज़ पॉइंट हमने यहाँ से नहीं किया था, 2 दिन हम लोग लाल चौक से कर रहे थे और हमने सोचा कि थोड़ा सा स्थान परिवर्तन होना चाहिए, कुछ ऐसी जगह भी आप लोगों को लेके चलें जो यहाँ के लिए काफी मशहूर है और उसी में से एक ये डल झील है। इस डल झील की एक बात और भी, एक खूबी ये भी है कि ये झील जो है वो अभी इस वक्त तो इसमें शिकारा को चलते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन ये झील जम जाती है सर्दी के मौसम में और इस पर लोग क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल खेलते हुए बच्चे नजर आते हैं। तो ये वही झील है, लेकिन इकोनॉमी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इकोनॉमी के अलावा इकोनॉमी में महत्वपूर्ण है तो यानी सियासत में भी बहुत मायने ये झील रखती है और इसलिए भी इस झील के किनारे बैठकर चर्चा करना जरूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या यहाँ से सियासत किसी और दिशा में जा रही है। जरा एक बार फिर से जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी के पास और उनके बाद फिर जल्दी से चलेंगे अमलेंदु जी के पास में। प्रशांत जी, डल झील की हम बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं, जरा दोनों का जो एक दूसरे जो कनेक्शन है एक दूसरे से वो बताइए। देखिए, डल जो है वो सैलानियों की जगह है। देश भर से सैलानी डल झील में आते हैं। तो जो डल झील के अंदर जो व्यापारी हैं, जो नाव वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, वो कहवा बेचने वाले हैं, ये जो डल झील के अंदर का जो व्यापार है, ये हमेशा से जो सैलानी बाहर से आते हैं उनके पक्ष की बात करते हैं। और डल झील कभी अपने आप में एक विधानसभा भी हुआ करती थी और 25,000 लोग करीब अंदर रहते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। बहुत स्पष्ट तौर पे एक समाज में पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है और वो पोलराइजेशन जो है 370, 35 स्टेटहुड, 35 एक ही बात भी लोग करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं। तो स्टेटहुड और 370 का जो वो समझते हैं कि उनका तिरस्कार हुआ और उसमें महबूबा मुफ्ती को वो बरी नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा महबूबा मुफ्ती को लोकसभा में मिला और इसका खामियाजा आप देखिएगा कि विधानसभा के चुनाव में भी उनको मिलेगा। इसीलिए शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया है, इल्तिजा को, कि जो उनके प्रति गुस्सा है वो थोड़ा सा बट जाए। और इल्तिजा क्योंकि यंग हैं और वो अच्छा बोलती हैं, उनके कई इंटरव्यूज आए हैं, तो एक कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन वो बहुत देर में कोशिश हो रही है, वो कोशिश बहुत देर में हुई है। ऐसे ही जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन पे बीजेपी की उम्मीद है, लेकिन वो छोटी पार्टियों का वोट किसका काट रहे हैं ये बड़ा। लेकिन ये छोटी पार्टियां हर राज्य में होती हैं और हर जगह बीजेपी ऐसे इंडिपेंडेंट और कुछ छोटी पार्टियों को अपने लिए खड़ा करती रखती है, कोई नया नहीं है। ज्यादा बीजेपी ही इंडिपेंडेंस खड़ा करती है पूरे देश में, कोई नया कुछ नई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की ये जो छोटी पार्टी है, जैसे मान लीजिए इंजीनियर राशिद है, ये किसका वोट काट रहे हैं
ये बड़ा अहम होगा। लोग इनको वोट काटने वाली पार्टी मान रहे हैं, तो वोट किसका काटेंगे? मुझको लगता है कि जितना मैंने देखा है कि ये ज़्यादा वोट पीडीपी के काटेंगे। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि पहले किसको वोट किया था, अब कौन आपको ठीक लग रहा है, तो उससे मुझे अंदाज लगता है कि बहुत सारे लोग जो इंजीनियर राशिद के प्रति अब एक सेंटीमेंट है, क्योंकि वो थोड़ा उत्तेजना है उनमें, और उस उत्तेजना का एक ऑडियंस है कश्मीर में 370 की वजह से, स्टेटहुड की डिमांड की वजह से। लेकिन वो कौन से लोग हैं जो कि शिफ्ट हो रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं हैं, अधिकांश उसमें पीडीपी के लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे एक बड़ा बनाया सा आधार है, मिनिमम आधार है उनका, वहाँ से उनको ऊपर जाना है। और राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊपर है, तो राहुल गांधी की उस क्रेडिबिलिटी की वजह से थोड़ा फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी होता नज़र आ रहा है। तो इससे लगता है कि यहाँ पे जो एज है, बहुत साफ तरीके से हम कह सकते हैं अभी कि जो एज है, हालांकि 2 चरणों के मतदान होने बाकी है, लेकिन जो मूड जनता का दिखाई दे रहा है कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से वैली में, तो वो एज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है बहुत स्पष्ट रूप से कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली में, और कश्मीर वैली के अलावा जम्मू रीजन की भी बात, और जम्मू कश्मीर में क्या होगा चुनाव का रिजल्ट, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जबकि हम लोग पिछले 3 दिनों से इस एरिया में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये अब समझ में आ रहा है कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। इतना तय मानिए कि ये चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव 370 के इर्द गिर्द ही है। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा लिए गए जितने भी डिसीजंस हैं उसका असर भी काफी दिखाई दे रहा है। 370 के अलावा ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं, राहुल गांधी का दांव कितना यहां पर कारगर साबित होता हुआ नजर आता है आपको? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने दांव बहुत सही चला है। और एक तो राहुल गांधी शुरुआत में ही पहुंच गए थे जम्मू कश्मीर, और जम्मू भी गए थे, कश्मीर भी गए थे, और जिस पार्लर में गए थे वहां आप भी गए जहां आइसक्रीम खाई थी राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को बहुत गंभीरता के साथ लिया, और कश्मीर के चुनाव का महत्व किसी अन्य राज्य के चुनाव से कम नहीं है, इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो नफरत फैलाती है, उस नफरत की भी अग्नि परीक्षा राजीव जी जम्मू कश्मीर में होनी है। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नफरत के सारे पिलर गिर जाए, ऐसे जोर से नारे लगाओ, तो नफरत की दुकान जो है, जो मोदी जी ने खोली हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने खोली हुई है, उसकी अग्नि परीक्षा भी जम्मू कश्मीर में होनी है। तो अब देखना है कि नफरत की दुकान जो है वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कितनी चलती है, कितनी नहीं चलती है। कुल मिला के राजीव जी, मुझे जो लगता है ये भारतीय जनता पार्टी जो है आशा लगाई बैठी है कि जम्मू क्षेत्र में उसको बहुत बढ़त मिलेगी, वो जम्मू क्षेत्र में भी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। जम्मू में कुल 32 या 33 सीटों पे उसकी जो कहा जाए उपस्थिति है, जहाँ वो दमदारी के साथ लड़ती है, लेकिन वहाँ भी वो फंसी हुई है। और उसके अंदरूनी जो एक तरह से कहा जाए संघर्ष है, वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो आशा है, वो जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं, या जो इंजीनियर राशिद की पार्टी है वो है, या कुछ और जो अलगाववादी पहले थे अब मुख्य धारा की राजनीति में लौटे हैं, उनके ऊपर टिकी हुई है कि ये जीत के आएंगे तो इनके साथ मिलकर हम सरकार बना लेंगे। तो ये उसकी जो है आशा का केंद्र है। लेकिन वो अब ये आशा उसकी पूरी होती है नहीं होती है, ये आने वाला समय बताया जाएगा। जी बिल्कुल, आने वाला समय बहुत कुछ बताने जा रहा है, ये तय मानिए, क्योंकि चुनाव जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में हो रहे हैं। इसके अलावा और भी राज्यों में चुनाव हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, और महाराष्ट्र के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 26 नवंबर से पहले वहां चुनाव करवाना है, विधानसभा का गठन करना है। चुनाव ही नहीं करवाना बल्कि विधानसभा का गठन करवाना है, यानी जो भी मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री हो, उससे पहले शपथ ले, ऐसी प्रक्रिया है। लेकिन हो सकता है कि 10-1 दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात इतनी ही नहीं है, इसके अलावा झारखंड में भी चुनाव है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के तुरंत बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव करवाने की घोषणा होगी। चुनाव आयोग इसी महीने अगले सप्ताह भर में इन दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड, जाने वाला है, और चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं उन राज्यों में भी। लेकिन क्या
नरेंद्र मोदी सरकार की गतिविधियां भी कुछ चेंज हुई हैं और तेज हुई हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट को आज से अभी से जान रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी खुद इस बात को जानते हैं, इसलिए वो इस वक्त विदेश चले गए और जिस वक्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उधर वो हाउडी मोदी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात कर वहाँ उनको संबोधित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ से हरियाणा को और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ उधर है, लेकिन इधर राहुल गांधी की सियासत और राहुल गांधी की सियासत का असर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी पड़ता हुआ नजर आता है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम बातों पर एक बार फिर से विवेचना चर्चा के लिए आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी कैसे देखते हैं इसको? जी एक बार फिर शुक्रिया राजीव जी, आप दे रहे हैं, लाइव आपको देखी दे रहे हैं और जनता को यथार्थ बता रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, आप जैसे पत्रकारों को इतनी गरज है कि अपना स्टूडियो, अपना ऑफिस छोड़ करके जम्मू कश्मीर पहुंच कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप संपादक हैं अपने समूह के और उसके बाद आप वहां समय दे रहे हैं। लेकिन जिनका चुनाव में स्टेक लगा हुआ है, जिनके नाम से मैजिक चला करता था, ऐसा दावा होता था, वो साहब जम्मू कश्मीर की ओर रुख करने के बजाय विदेश चले गए। अब ये समझिए क्या हो रहा है कि एक ऐसे समय में जब दो महत्वपूर्ण स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और विदेश जाने से पहले आखिरी सभा कहाँ होती है? वहाँ महाराष्ट्र में, जहाँ पर कि बाद में इलेक्शन होंगे, अभी तुरंत नहीं हो रहा है। यानी आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मान लिया है के परिणाम जो आने हैं पता है। ऐसे तो पता होता है राजीव जी, इन सबको पता होता है। एक एक सर्वे, इंटरनल सर्वे, संगठन के सर्वे और दूसरी मीडिया के सर्वे, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स इनके पास होते हैं और इनको पता होता है कि क्या होने वाला है और इसी हिसाब से इनकी गतिविधियां भी हैं। एक मार्केबल बात जो अमित शाह जी ने कही थी, सब बहुत चर्चा हुई कि भाई वो मुहर्रम और ईद पर सिलेंडर दे रहे हैं। भाई ये सिलेंडर, हालांकि लोगों ने कहा कि होली पर भी इन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिया नहीं। लेकिन कभी मुस्लिम धर्म के प्रति इतना प्यार वाला व्यवहार ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया था अमित शाह से। हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि चलो कम से कम प्रेम कुमार जी आप ये सोचिए, अगर यही वादा, यही घोषणा कांग्रेस करती तो फिर क्या रिएक्शन होता अमित शाह का, बीजेपी का? जरा कल्पना कीजिए कि ईद और मुहर्रम में एक एक सिलेंडर देंगे, ये वादा कांग्रेस ने कर दिया और बीजेपी ने नहीं किया होता, तो क्या कैसी राजनीति बीजेपी करती यहाँ पे या देश भर में? तो ये दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। हम कल्पना करते हैं कि कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी, तब तुरंत बोलते कि ये तुष्टीकरण, राहुल गांधी तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रहे हैं, कांग्रेस तुष्टीकरण वाली पार्टी है, वे मुस्लिमों को का तुष्टीकरण करते हैं। इस हिसाब से वो आक्रामक हो जाती कांग्रेस पर। लेकिन बीजेपी यही जब काम कर रही है तो बीजेपी के लिए ये आरोप नहीं लगते हैं, और क्योंकि वो अपने तई हिंदुओं का झंडा बरदार बनने का ऐलान करती रहती है। इसके बावजूद कि हिंदुओं के गढ़ में भी उनको नकारा जाता है, श्री राम की धरती पर उनको नकारा जाता है, अयोध्या से नकारा जाता है, उत्तर प्रदेश से नकारा जाता है। अब धर्म के नाम पर जो झूठ फैलाने की, प्रोपेगेंडा करने की जो एक लगातार कोशिश रही है बीजेपी की, उसको जनता ने समझा है, पूरे देश में समझा है। तो इस वजह इसका अब उनको प्रतिफल नहीं मिल रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। अब यहीं पर समझिए, जब वो कह रहे हैं कि मुहर्रम और ईद में हम सिलेंडर देंगे, तो अब ये समझिए कि कल को वो जालीदार टोपी भी स्वीकार करेंगे। अभी कोई दे ना जम्मू कश्मीर में, जब ये जाए तो जालीदार टोपी दें और देखें कि ये इनकार करते हैं कि नहीं। मेरा दावा है कि वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये वोट के लालची लोग हैं।
वोट के लिए श्री राम को बेच सकते हैं, राम मंदिर का समय से पहले उद्घाटन करा सकते हैं और जब चुनाव में हार जाएं तो जय श्री राम का नारा भी भूल सकते हैं। ये वो लोग हैं, ये वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए हिंदू मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करते हैं और वोट के लिए ये जालीदार टोपी भी पहन सकते हैं। ये हम कह रहे हैं, ये वोट के सौदागर हैं, वोट के सौदागर मैं टर्म दे रहा हूं, ये वोट के सौदागर हैं। ये बात उन्होंने अपनी करनी से स्पष्ट कर दिया है। राजीव जी, वोट के सौदागर एक नया टर्मिनोलॉजी यहाँ पे प्रेम कुमार जी का आप सुन रहे थे। और इसको कैसे देखा जाए, और जो बातें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कभी टोपी पहनने से मना कर रहे थे, कभी ईद पर और बकरीद की बात कर रहे थे, और वैसे में अगर परिस्थितियां कुछ बदलती हुई दिख रही हैं कि अमित शाह कुछ और बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी कुछ और बात करते थे, इसको कैसे देखा जाए? ये परिवर्तन बीजेपी में या वोट के लिए, वोट का सौदागर? प्रेम कुमार जी सही कह रहे हैं, वो वोट के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन मेरा एक मतलब जब आप लोग ये चर्चा कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि अगर ईद और मुहर्रम में गैस का सिलेंडर, मुफ्त गैस का सिलेंडर देने का वादा अगर ये राहुल गांधी ने किया होता तो ये जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है इस देश में, ये क्या कर रहा होता? इसके एंकर तो मेज पे खड़े हो गए होते। ये तो राहुल गांधी को न जाने क्या क्या कह देते। ये तो बहुत बिल्कुल हिंसक हो जाते, क्या क्या मतलब आपे के बाहर हो जाते, मेज पे खड़े होकर डांस कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते। क्योंकि अब इनको ये सोचना है कि कांग्रेस के ऊपर आप बहुत सारे वादे कांग्रेस नहीं भी करती है, वो भी आप उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। बीजेपी के एक नेता, आप सोचिए कि बीजेपी के एक नेता जो अभी कुछ समय पहले कांग्रेस में भी नहीं थे, वो पता नहीं कहाँ थे, वो व्यक्ति और एक न्यूज़ चैनल, वही हिंदू मुसलमान वाला न्यूज़ चैनल, वो कांग्रेस को लिंक कर रहा है तिरुपति के लड्डू से। कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं है जहाँ लैब टेस्ट हुए, कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं है जहाँ तिरुपति का मंदिर है, कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं जहाँ का घी के सप्लाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि ये हिंदू मुसलमान वाला मीडिया कांग्रेस का नाम ले देता है। वो जो बीजेपी का नेता है वो कांग्रेस का, वो हालांकि वो ट्रोल है लेकिन वो फिर भी कांग्रेस का नाम लेता है। तो ये मीडिया को सोचना चाहिए कि आप जब तुष्टीकरण की बात करते हो तो तुष्टीकरण आप बीजेपी सवाल नहीं पूछोगे। हालांकि उसमें कोई मुझे गलत नहीं नजर आता, लेकिन ये सिर्फ कोरी कोरी वोट की राजनीति। और जैसे मैंने पहले कहा कि अमित शाह 10 ईद और 10 मुहर्रम तो निकल गए ना उनके शासनकाल के, तब उनको ईद मुहर्रम नहीं याद आया। आज ईद मुहर्रम याद आ रहा है। भाई महबूबा मुफ्ती के साथ भी आप ही थे, तब भी ईद और मुहर्रम थी। जब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है 2019 से, तब भी ईद मुहर्रम आ रही है, तब आपको नहीं याद आया। इलेक्शन के पहले याद आया। अब ये जनता देश की बहुत समझदार है। देखिए वो ये हिंदू मुसलमान वाले मीडिया, उसकी तो खैर पहुंच कश्मीर तक नहीं है, लेकिन इस तरीके के वादों का, इस तरीके के विमर्श का कोई अब स्कोप नहीं है। अब देश की जनता को ये लोग हैं जो समझ रहे हैं कि मूर्ख हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से प्रभावित है, तो जनता ने कांग्रेस को दुगनी लगभग सीटें दे दी, आपकी सीटें कम कर दी। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये जनता को बेवकूफ़ समझ के इस तरीके की अनाप शनाप बातें बीजेपी को और इनके समर्थक मीडिया को करना बंद कर देना चाहिए।
बिल्कुल, मीडिया की चर्चा हो रही है और जरूरी भी है मीडिया की चर्चा करना, क्योंकि राहुल गांधी अगर कहते या कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये आता कि ईद और मुहर्रम पर एक एक सिलेंडर हम देंगे, तो फिर मीडिया के लोग क्या करते? टेबल पर नाच रहे होते, चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते और राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे होते और ये कह रहे होते कि देखिए ये मुस्लिम परस्त हैं और मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र जैसे कह दिया था लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने। उस समय आप याद कीजिए, मां अक्षर को खूब रिपीट कर रहे थे अलग अलग शब्दों के साथ नरेंद्र मोदी। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त आप देखिए, वोट के लिए कुछ भी करेंगे। वोट के सौदागर अभी कह रहे थे हमारे साथी प्रेम कुमार जी, और मीडिया का रोल, और उसमें भी अभी आपने देख लिया कि उधर एक लड्डू की बात खूब चल रही है और उस लड्डू में जो घी है, उस घी में एनिमल फैट है। ये जब आया लैब टेस्ट में तो कांग्रेस की बात होने लगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो इस पर आपत्ति तो दर्ज कराती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और खासकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर जब जाते हैं ऐसे चैनलों पे, प्रशांत जी, हाँ, इसी चैनल में, ये न्यूज़ 18 चैनल में चला, ये इसी चैनल के स्टूडियो में जाते हैं वो। अब वो किसी प्रोड्यूसर ने किया, वीडियो को प्राइवेट कर दिया, ये बात देखिए, ये केवल विंडो ड्रेसिंग है, ये केवल। लेकिन एक चीज और भी है, मतलब ये अब कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या कैसा लगे, लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र करना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे चैनलों में कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को भेजती है। अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, आलोक शर्मा बैठे हुए थे अंजना ओम कश्यप के कार्यक्रम में, और आलोक शर्मा ने कुछ बोलना शुरू किया। उन्होंने थोड़ा सा आरोप लगाया मीडिया के ऊपर कि आप लोग ऐसे करते हैं। इसके बाद जो स्थिति हुई वो ये हुई कि इनके माइक को डाउन कर दिया गया, आलोक शर्मा के माइक को, और जितने सुनाना था, फटकार लगानी थी, अंजना ओम कश्यप ने फटकार लगा दी। उसके बाद भी ये बैठते हैं, जाते हैं। ऐसा ही काम दूसरे चैनलों में भी होता है। अब हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं और कुछ कह नहीं सकते, ये कांग्रेस जाने। लेकिन इससे टीआरपी बढ़ाने में कांग्रेस मदद करती है। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आप तो चैनल को और उसके टीआरपी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, तो टीआरपी एक तरफा नहीं आ सकती ना। टीआरपी आएगी तब जब मुर्गा लड़ाई होगी, तो मुर्गा लड़ाई में पार्टी बनने ये चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चैनल का एजेंडा आप प्रभावित करें ना, आप केवल वो आपके बगैर वो मुर्गा लड़ाई हो नहीं सकती। WWE। हाँ, तो ये जो 8 बजे प्राइम टाइम पे वहाँ मुर्गा लड़ाई होती है, उसमें किरदार बनने आप जाते हैं। वो आपका नैरेटिव नहीं चलाते हैं, उनको ज़रूरत है, आपके बगैर वो हो नहीं सकता। दूसरी बात, एक और बात जिनका अभी आप नाम ले रहे थे, हाँ, मैं खुल के, क्योंकि सब सोशल मीडिया पे है और नाम छिपा के और एक वो करके कोई मतलब नहीं। मैं इन लोगों के आप 2-4 लोगों के जो खासकर नफरती एंकर्स हैं, आप इनके शोज को देखिए। जब ये राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं, आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और इनके शब्दों का चुनाव देखिए, किस प्रकार वो बात करते हैं राहुल गांधी को। और उन चैनलों पे आप लोग जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि प्रसिद्धि मिलती हो, लेकिन आपके ही नेता को किस तरीके से देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि जब भी वो राहुल गांधी की बात करेंगे, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रसिद्धि क्या मिलेगी? आपको गालियां दे रहे हैं, प्रसिद्धि मिलती है गालियां सुन के? क्या उनकी टीआरपी बढ़ रही है, जिसे आप कह रहे हैं हो सकता है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और चूंकि इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज बने रहिए। एक गंभीर चर्चा मीडिया की छिड़ गई है, इसलिए ये बात हम यहाँ कर रहे हैं। आप लोगों को भी जोड़ना जरूर चाहूंगा इस मसले पे, लेकिन चूंकि मीडिया सियासत में बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, इसलिए। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ऐसे चैनलों पर जाकर उसे प्रसिद्धि मिलती है और वो हमारे निगेटिव, कई लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना यही है कि निगेटिव ही सही, लेकिन हमारे बारे में हम तो अपनी बात रख पाते हैं ना। आपकी बात रखी नहीं जाती है। आपकी बात को जब आप रखना चाहते हैं तो साउंड लेस कर दिया, साउंड हटा दिया जाता है, या लोगों के बीच उस चैनल को देखने वाले लोग कौन हैं, ये भी तो देखिए। 23 घंटे राहुल गांधी पे क्या करता है, आपको आधा घंटा बैठाकर, ये भी आप देखिए कि वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में क्या करते हैं। और केवल अपने चैनलों पे नहीं, अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल से भी वो इतना ही जहर उगलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कभी गौर करें
कि जब भी ये बात करेंगे राहुल गांधी की, तो इनका चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, शब्दों के चुनाव क्या होते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको रेडियो रवांडा कहता हूं कि ये निश्चित तौर पे हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि ये रेडियो रवांडा है, और इसके बारे में कांग्रेस पार्टी की कम्युनिकेशन को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं भाई, और कम से कम अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रोटेक्शन में। ठीक है, वो एक गाली देगा, आप 4 गाली दे के चले आओगे, लेकिन वो उसके आपके जाने के बाद वो क्या कर रहा है, उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। उसने लगा दिया ना एक थंबनेल, काम हो गया, एक थंबनेल लगा दिया, उसके हजारों बाद आपने सुप्रिया सिरनेत लिखते रहे। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? आप लिखते रहे, उसके हजारों लाखों व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप चला जाएगा। देख रहे थे यहाँ भी हमने जो कुछ लोगों से बात की, कुछ युवाओं से, आपने पूछा व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप के जरिए खबरें ले रहे हैं। यहाँ भी जाता है, तो वो जो जहर व्हाट्सएप से जाता है उसके लिए स्क्रीनशॉट दे दिया गया ना। और ये मैं देखिए, मैं चैनल चला चुका हूँ कई, तो मैं मेरे चैनल में रहते हुए एक टिकर की लाइन जो नीचे चलती है ना, वो भी ऐसी नहीं चल सकती थी कि जो मैं ना चाहूँ वो चल जाए, या कोई संपादक ना चाहे वो चल जाए। ये आउटसोर्सिंग चैनल के अंदर नहीं होती है। चैनल के अंदर क्या होता है कि अगर थंबनेल कोई चला, उसका आप भी चलते ना, एक प्रोसेस है ना उसका। कोई प्रोड्यूसर बताएगा, उसका कोई डिजाइनर पे जाएगा, फिर उसके बाद वो कोई इसको अपलोड करेगा। कम से कम 4-5 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये नहीं हो सकता ना कि कोई एक 22-23 साल का प्रोड्यूसर जो है उसको डिसाइड करके चला दे। एक मजेदार तथ्य है, हमारे साथ दो साथी जो जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी और राहुल लाल जी, ये दोनों ऐसे चैनलों पे जाते हैं, बैठते हैं, और उनसे समझना बेहतर होगा। और इस सियासत की खबरों के बीच जब डल झील से हम इस चर्चा को लेकर आपके सामने आ रहे हैं और सियासत की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इसमें आखिर मीडिया का क्या रोल है ये जानना भी जरूरी है। प्रेम कुमार जी, पहले आपके पास आता हूँ, फिर राहुल लाल जी आपके पास भी आता हूँ। और चूंकि एक ये बात छिड़ गई है, बहुत गंभीर बात छिड़ गई है, और जिसके कारण, क्योंकि देश में जो कुछ भी सियासी हालात, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जो भी है उस दिशा में ले जाने में मीडिया का बड़ा रोल होता है और हो चुका है। और वैसे में आप भी चूंकि प्रेम कुमार जी बैठते हैं बहुत सारे, बहुत अलग अलग ढंग से मैं आपके कार्यक्रमों को ऐसे चैनलों में देखता रहा हूं, जरा आपकी प्रतिक्रिया इस पे मैं चाहूंगा। आपके साथ साथ वहां कई कांग्रेस के नेता बैठते हैं, विपक्ष के दूसरे दलों के नेता बैठते हैं, प्रवक्ता बैठते हैं, और लेकिन मैं देखता हूं कि मैक्सिमम टाइम जो होता है वो आप लोगों के ऊपर प्रहार होता है, और कई बार तो आपको भी किसी पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं मीडिया के इस रोल को? राजीव जी बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं ताज़ा 2 मामले बताता हूं। जैसे तो एक तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो ट्वीट किया न्यूज़ 18 राजस्थान यूट्यूब चैनल का वो किस्सा, जिसमें आप जिसकी चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस को का षड्यंत्र बताया जा रहा था, उस प्रदेश में न जहां उसकी सरकार है न पहले थी, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो उसको लेकर के मैंने कुछ 3 लाइन के ट्वीट बढ़ाए और लिखा कि कभी सुना आपने कि किसी जूनियर ने लिख दिया हो पाकिस्तान का हाथ बीजेपी के साथ? न्यूज रूम में किसकी मजाल है जो एडिटर की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द लिखने की पहल करे? FIR करवाएं, ये जूनियर वगैरह की दलील खारिज कीजिए, सीधे संपादक मालिक पर मुकदमा बनता है। ये मैंने जवाब दिया जिसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया। दूसरा एक और उदाहरण है, 2 दिन पहले राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर बैठा हुआ था, और दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल है, हम जानते हैं, और हम ये मानते हैं कि वहाँ से चाहे प्रधानमंत्री के लिए चाहे नेता प्रतिपक्ष के लिए उनके खिलाफ कोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ इस बात को मैं हमेशा डंके की चोट पर कहता रहा हूँ। जैसे बहुत पहले दूरदर्शन में ही एक थंबनेल था कि उस समय मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके साथ में सिद्धू और उसके साथ में और एक व्यक्ति, कांग्रेस के 3 नेता का फोटो था, और लिखा हुआ था बापू जी के ये 3 इडियट्स।
तो मैंने कहा, तो मुझे याद आया राहुल गांधी, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर, तब संवैधानिक पद पर राहुल गांधी नहीं थे। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी को 3 इडियट्स में आपने फोटो दिया, ये मैं बर्दाश्त करता हूं। ये आप सिद्धू का फोटो लगाए, ये भी मैं बर्दाश्त करता हूं। लेकिन एक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 इडियट्स कैसे लिख सकते हैं सरकारी दूरदर्शन चैनल पर आप? ये मैंने सवाल उठाया। तो ये चीजें, इसके बाद क्या स्थिति हुई, वो हमें कम बोलने मिला, मेरी आवाज दबा दी गई, वो ज्यादा ऑफेंसिव हुए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल कम से कम हम रखने में कामयाब रहे। लेकिन अपना अपना अनुभव होता है, अपना अपना पक्ष होता है। कई बार नहीं भी रहते हैं कामयाब होने में, कई बार ऐसा होता है कि हमें ही हमारी आवाज कम कर दी जाती है और हमें ही गुनहगार ठहरा दिया जाता है। इस तरह से भी चीजें होती हैं। लेकिन ये फैसला व्यक्तिगत होता है, हम कोई पार्टी से नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। लेकिन वो अभी भी आज ही दूरदर्शन के एंकर हैं, संपादक हैं अशोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने ट्वीट किया है और मुझे कांग्रेस समर्थक पत्रकार लिखा है। मैंने उसका मतलब वहां तो नहीं बोल पाए, क्योंकि मैंने हमेशा आपत्ति करता रहता हूं कि ऐसी बात बोलने नहीं दूंगा। मुझे कांग्रेस समर्थक आप तभी लिख सकते हैं जब आप अपने नाम के आगे में संघ समर्थक लिखिए आप, हम भी लिखवाने को तैयार हो जाएंगे। तो वो न उनकी हिम्मत होती है, न हमारी लिख पाते हैं। तो वो पत्रकार न लिखे तो राजनीतिक विश्लेषक लिखना पड़ता है। लेकिन ट्विटर पर तो मैं नहीं रोक सकता। ट्विटर पर वो मुझे कांग्रेस समर्थक पत्रकार बोल करके हमें टैग करके वो उन्होंने डाला है। आज की बात है, शाम की बात है, मैंने भी उनको जवाब दिया है और फिर हमने पूरा जोड़ के डाला। ये स्थितियां बनती हैं, ये ताजा उदाहरण मैंने सामने रखे। लेकिन आप ये समझिए कि न तो ये निर्णय लिया जा सकता है कि 100% उनको छोड़ दो, जो जी में चलाओ, और न तो ये निर्णय लिया जा सकता है कि जाकर के गाली सुनो। इन दोनों के बीच का एक स्ट्रगल है और राजनीतिक दल को तो अधिकार है, वो तो जाके न्यूज 18 का ये घेर ले आओ, दफ्तर घेर ले कि कैसे आपने लिखा कांग्रेस का षड्यंत्र। उनको तो प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन एक पत्रकार क्या करेगा? एक पत्रकार को, भाई हमने तो नहीं सुना कि जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के समर्थन में पत्रकार बोलते हैं, उनको किसी ने कहा हो कि ये बीजेपी समर्थक पत्रकार है। ये उनको तो वरिष्ठ पत्रकार बोल के उनकी मान सम्मान किया जाता है, और हम जैसे लोगों को कई बार राजनीतिक विश्लेषक लिख देते हैं। पत्रकार लिखने में भी उनको संकोच होता है। तो ये एक भेदभावपूर्ण व्यवहार जो है सत्ता के पक्ष और विपक्ष का, वो दिखता है। इसके बावजूद मैं जाता रहा हूं, मैंने कोई बायकॉट नहीं किया है। अपना सिलेक्शन किसी दिन मूड किया, किसी दिन नहीं किया, वो मेरा व्यक्तिगत फैसला होता है। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हैं ये क्या कर रहा है, इसकी चर्चा जरूरी है, क्योंकि आप भी हैं प्रेम कुमार जी और राहुल लाल जी भी जाते हैं। राहुल लाल जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, सियासत में मीडिया का क्या रोल, और उसमें बहुत रोल है। आपसे ये नहीं कहूंगा कि इसकी व्याख्या करें आप, लेकिन चूंकि आपके अपने अनुभव रहते हैं, और ऐसे में जबकि चुनाव का वक्त है और उस वक्त अगर मीडिया इस ढंग से हमलावर दिखे, नरेंद्र मोदी भी हमलावर हो गए हैं आजकल, लेकिन मीडिया भी उसी रंग में आ जाए जो अभी से कुछ महीने पहले तक किसी और रूप में दिखाई देता था, अब फिर से उसी रूप में दिखाई दे रहा है जिस रूप में वो 2024 के चुनाव से पहले था। कैसे देखा जाए राहुल लाल जी इसको? मीडिया जो जिसको मुख्य स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, कहीं कहीं अपने इसी व्यवहार के कारण राजीव जी, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई है। उन्होंने अब से पहले जिसमें प्रशांत जी टीवी चैनलों का जो है कि मोर्चा संभाल रहे थे, चैनल संभाल रहे थे, उस समय इन चैनलों की जो विश्वसनीयता थी, आज उनकी अविश्वसनीयता नहीं बनी हुई है। तो ये तो उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारा है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि अलग अलग चैनलों में जाता हूं, आज के समय में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और वो बिल्कुल एक संवैधानिक पदधारी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए यशस्वी, तेजस्वी 10 प्रकार के उपाधियों को लगा के उनका संबोधन करना और राहुल गांधी के लिए मर्यादापूर्ण संबोधन भी ना करना, ये कहां से न्याय संगत स्थिति, और दर्शक समझता है इस पूरे चीज को। वहां पे मैं प्रेम जी की बातों का रिपीटेशन नहीं करूंगा। देखिए, मीडिया चुनाव को प्रभावित करता है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं,
लेकिन क्या वह अब मुख्य मीडिया वो करने की कितने हालत में है, कितने उन परिस्थितियों में है? क्योंकि बहुत बड़ा सा स्पेस आज सोशल मीडिया के हाथ में भी है, तभी यह सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की तमाम प्रयास कर रहे थे ये। और देखिए वहां पे जाके ये बात प्रेम जी ने सही कही कि देखिए वहां पे जब हम लोग जाते हैं तो जो लोग भी बीजेपी के पक्ष में बातें को रख रहे होते हैं, भले उनके पास राजीव जी तर्क ना हो, लेकिन उनके लिए जो एक सम्मान की स्थिति स्टूडियो में बनाई जाती है, उनके लिए जो विशिष्ट उपाधियां बनाई जाती हैं, और अगर आप न्यूट्रल है, आप अगर खुल के जो है कि भाई सत्ता बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी है, बहुत सारे राज्य सरकारों में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, और अगर मुझे हरियाणा चुनाव को लेकर हमसे पूछा जाएगा, मैं हरियाणा ग्राउंड पर गया हूं राजीव जी, और हमें लग रहा है कि 1 दर्जन सीट ही भारतीय जनता पार्टी को मिलना काफी मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के दरमियान में मैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान गया हुआ था और मैंने अपना आकलन दिया था। स्टूडियो में लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ा दिया करते थे इसी स्टूडियो में। लेकिन अब स्थिति यह है कि वो सच्चाई उनको स्वीकार भी करना पड़ता है, जनता भी सच्चाई स्वीकार करती है। तो कहीं न कहीं जो उन्होंने एक अपना पक्षपातपूर्ण रवैया रखा है, उस पक्षपातपूर्ण रवैया से मुख्य मीडिया का कहीं कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी घटी है। आज क्यों लोग डीवी लाइव को देखना पसंद करता है राजीव जी? हमें याद है जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रहा था तब भी आप और प्रशांत जी वहां पर मौजूद थे। आज भी सोचिए कि जम्मू कश्मीर से आप सीधे सीधे जनता की क्या स्थितियां वो लोगों को प्रदान कर रहा है, और निष्पक्ष और तटस्थ रूप से प्रदान कर रहा है। किसी भी पार्टी के पक्ष में चीजें नहीं चल रही, जमीन पर जो चीजें चल रही है वही हम लोग यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं। यही कारण है कि दर्शक इस चीजों को देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर गोदी मीडिया अपनी भूमिका से वो भटक गया है, तो गोदी मीडिया ने अपने महत्व को भी घटा लिया है राजीव जी। वो कुछ लोगों का साउंड घटाना बढ़ाना अगर ये चीजें वो कर रहे हैं, तो जनता इस चीज को बड़े अच्छे से समझती है। और मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो अभी चल रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर, हरियाणा चुनाव को लेकर, वो रणनीति सही है। लेकिन हाँ, चैनल विशेष को लेकर जो पार्टी ने रणनीति बनाई है, थोड़ा सा चूंकि उसी के ऊपर आपका प्रश्न था, मान लीजिए कि 2 चैनलों को लेता हूं। एक चैनल तो जो इंडिया टीवी में जिसमें प्रशांत जी रहे भी, आज तक में भी, अब एक एंकर के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता भेज रही है और एक एंकर के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता नहीं भेज रही है। तो यह निर्णय जब से लिया गया तब से कई सारे सवालों के घेरे में खड़ी है यह निर्णय कि आखिर हम 5 बजे नहीं भेजेंगे, 6 बजे भेजेंगे, कहीं 6 बजे भेजेंगे, 5 बजे नहीं भेजेंगे। जबकि जो पूरा चैनल का स्वरूप है, रूप है, रंग है, वो पूरी तरह से कहीं न कहीं विरोध में है। तो इसको कैसे उन्हें हैंडल करना है, ये तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है कि वो किस रूप में यह निर्णय लेती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव को काफी शानदार ढंग से लड़ रही है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को काफी शानदार ढंग से लड़ रही है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा जम्मू कश्मीर को लेकर, पीडीपी ने अपनी साख इतनी ज्यादा गिरा ली 2014 से 2018 के बीच में राजीव जी, कि जरूर जो है कि अब उनके अपने उन्होंने इल्तिजा भुट्टो को उन्होंने चुनाव के मैदान में उठा रहा है बीज बेहरा से, लेकिन बीज बेहरा में उनकी बेटी की सीट भी फंसी पड़ी हुई है। तो जिस पीडीपी के बहाने फिर से बीजेपी सरकार बनाने का सपना देख रही है जम्मू कश्मीर में, क्या वो सपना उनका साकार होने वाला है? मुझे कहीं से भी संभावना नहीं दिख रही। और जम्मू को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है, मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि लोकसभा चुनाव के आंकड़े उठा के देख ले, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना था और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर कितना हो गया। उस वोट शेयर में हम लोगों को गिरावट दिखती है। और 4 जून के बाद से देश की परिस्थितियां बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी नेशनल स्तर पर ना तो कुछ प्राप्त कर रही है। यही कारण है कि ना तो उन्हें हरियाणा में कुछ विशेष प्राप्ति होने जा रही है, ना यहाँ उल्टे अब उनके निगेटिव आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। वो अगर सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को आगे बढ़ा के, झारखंड के चुनाव को आगे बढ़ा के उन्हें कुछ स्पेशल प्राप्त हो जाएगा महाराष्ट्र के मामले में, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक भूल की स्थिति है राजीव जी। क्योंकि जैसे जैसे समय का कालचक्र आगे बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी काफी जबरदस्त विरोध और आलोचनाओं के घेरे में और आके चले जाती है। क्योंकि राहुल गांधी की जो आवाज है वो अब जनता और ज्यादा मुखर रूप से स्वीकार कर रही है। और ये अभी मैं दोनों जगह हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों चुनाव में देख रहा हूं। केवल एक संक्षेप में एक लाइन और कहूंगा मैं कि क्या जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है। और भाई उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में स्पष्ट तौर पर राजीव जी घोषणा किया गया कि हर होली के समय में और दीपावली के समय मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो 2022 के घोषणा पत्र में ये चीजें थी। 2024 हो चुका है, सोचिए होली भी बीती, दीपावली भी बीती, किसी को एक गैस सिलेंडर नहीं मिला। अब आते हैं दूसरा उदाहरण पे, राजस्थान में चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत की योजना थी वो 25 लाख तक का कवर कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कह रहे हैं कि हम भी 25 लाख कर देंगे। अरे जहां आप सत्ता में है
वहां तो आप 25 लाख से घटा के 5 लाख कर दे रहे हैं भजन लाल शर्मा जी। हरियाणा के लोग क्यों विश्वास करेंगे? और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के मेजबानी भाषण के बाद अब उन्हें ईद और मुहर्रम याद आ रही है। जनता भी उन्हें ईद और मुहर्रम और होली दीपावली सब कुछ बहुत अच्छे से याद दिलाएगी। 8 अक्टूबर का इंतजार हमें लग रहा है करना चाहिए। सारे पर्व के बाद जनता याद करा देगी राजीव जी। सारे पर्व त्योहार जनता याद दिलाएगी। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है 8 अक्टूबर के रिजल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में बैठ के जम्मू कश्मीर से, और 2 राज्यों के चुनाव जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, इन दोनों राज्यों को भी देखा जाए, बार बार हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए ये दोनों राज्य, लेकिन वैसे में क्या इसका असर आगे पड़ता हुआ दिखाई देता है, या आज जबकि नरेंद्र मोदी भी काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, राहुल गांधी पर बहुत एग्रेसिवली बीजेपी वार कर रही है, उनके नेता क्या क्या नहीं कह दिए, और उसके अलावा अब इधर अगर देखें जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं यहाँ के 3 प्रमुख पार्टियों पे, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के ऊपर। कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, जहाँ तक एग्रेशन का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एग्रेसिव रहती है, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के चुनाव में एग्रेसिव नहीं है, वो सब जगह एग्रेसिव है, यहाँ तक कि हरियाणा के चुनाव में भी एग्रेसिव है। तो एग्रेसिवनेस से अगर चुनाव जीते जाते तो सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती। 2024 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, क्योंकि मछली, मंगलसूत्र, मटन, ये सब एग्रेसिवनेस ही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसके बावजूद जो थे वो 303 से 240 पे आ गए। तो एग्रेसिवनेस से चुनाव सिर्फ नहीं जीते जाते, चुनाव बहुत से कारणों से जीते जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी उम्मीद है राजीव जी जो है वो खुद चुनाव जीतने पे नहीं है कि वो खुद जीत के आ जाएगी, ना हरियाणा में और ना उसका है जम्मू कश्मीर में। उसका पूरा जो टिका हुआ है दारोमदार जो है वो इन छोटे दलों या इंडिपेंडेंट्स के ऊपर है, जिसको उसने जो आरोप लग रहे हैं कि उसने खड़ा करवाया है, उनके ऊपर है कि ये कुछ जीत के आएंगे थोड़ी बहुत सीटें, तो इनके दम पर हम बाद में तोड़ फोड़ के सरकार बना लेंगे। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में भी ये स्थिति होगी कि इस तरीके से सरकार बन जाए? क्या जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे इतने दल आ जाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनवा दे? ये देखने वाली चीजों की राजीव जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति कुछ पैदा हो पाएगी, चूंकि ये जितनी चर्चाएं हो रही हैं उतना उनके जो प्रच्छन्न सहयोगी है बीजेपी के, उनको नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि लोग भी ये समझ रहे हैं कि इनके साथ जाएंगे छोटे दलों के साथ में तो ये बाद में जाकर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे। और इस तरह की चीजें तमाम लोगों को लेकर हो रही है, वो चाहे हरियाणा में हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो। और आप लोग तो वहाँ जमीन पे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ की आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं तो हरियाणा हो गया, तो वहाँ तो मुझसे खुद लोगों ने कहा कि ये छोटे छोटे दल जो खड़े किए जा रहे हैं, ये कई निर्दलीय खड़े किए जा रहे हैं, ये सब बीजेपी ने खड़े किए ताकि 2-2, 4-4 हजार वोट ये सब काट सके, और लड़ाई सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है तो कांग्रेस को नुकसान हो सके। ये आम लोगों ने हमसे कहा, जो वहाँ चर्चा चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा भविष्य जो है, मतलब एक तरीके से कहा जाए पूरी उम्मीदें इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है जिनको उसने खड़ा करवाया है। और हरियाणा में तो जो गोपाल कांडा है वो देख लिया आपने, उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया और उन्होंने कहा भी कि हम भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करेंगे। और गोपाल कांडा की पार्टी का जो गठबंधन है वो बीएसपी के साथ है और इनेलो के साथ है। तो यानी इनेलो, बीएसपी और एचएलपी जो गोपाल कांडा की पार्टी है उसका गठबंधन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तो गोपाल कांडा खुद कह चुके। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की उम्मीदें किस पर टिकी हुई है। तो ये सारी इस तरीके की चीजें हैं। दूसरा जो कांग्रेस की जो मीडिया विभाग की राजीव की बात कर रही थी, ये बस 1-2 सेंटेंस कह के उस पर भी जरूरी है। देखिए असल में कांग्रेस का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको अभी बहुत सारे रोहन गुप्ता, राधिका खेड़ा, गौरव पल्लव ये सब तैयार करने हैं, तो वो सब तैयार किए जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सामने बैठकर राहुल गांधी को गालियां दी जाती हैं और उसके बाद वो जाके जो पत्रकार जो है वो सोशल मीडिया पे ट्वीट करता है उस कार्यक्रम को, और फिर चुपके से जाकर के खड़गे जी से जाके मिलकर माफी मांग लेता है। और उसमें फिर कहा जाता है कि अब भाई इनके कार्यक्रम में जाने का समय आ गया, चूंकि उन्होंने जाकर माफी मांगी। उसने माफी मांगी या नहीं मांगी किसको क्या मालूम, आपने ट्वीट किया, उसने ट्वीट भी नहीं किया और आपने कहा कि अब इनके जाने का समय आ गया है। इसी तरीके से राजनीति सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पत्रकार सब करते हैं बातें अपनी, जिस तरीके से उसको लेकर के मीडिया डिपार्टमेंट जो करता है शामिल, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन आप जाकर के बैठते वहीं पे। 2-3 किस्से हैं बड़े मजेदार राजनीति। एक कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे वो एक कार्यक्रम में थे, राहुल गांधी जी भी जाते हैं, उसमें जनता का कार्यक्रम होता है और वहाँ वो मीडिया को लेकर बहुत उनकी सीधी कह रहे थे। अब जो कार्यक्रम संचालित कर रहे थे उन्होंने तुरंत कहा कि अच्छा
पहले हमारे यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते थे, अब वहाँ के प्रवक्ता बन गए और तब न्योरे करते थे कि हमें उस पर बैठा लो टीवी में। अब आप समझिए उनका चेहरा देखने लायक था। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जिस तरीके से होती हैं, तो ये मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस का, ये राहुल गांधी की या कांग्रेस की बात करने के लिए या अपनी बात करने के लिए, ये कांग्रेस को सोचना राजनीति हम लोगों के सोचने का नहीं है। लेकिन जो चीजें होती हैं उस पर बात करना निश्चित तौर पर जरूरी है कि आप वहां करते क्या है। आप वहां जाते हैं तो ठीक है, आपने जाके वहां खूब गालियां दे ली, भाई आपको गालियां पड़ी तो आपने बदले में गालियां दे ली, लेकिन आपने जो कहा उसको काट के किस तरीके से वायरल किया जाता है कि साहब गाली देती, यानी गाली दे रहा था बीजेपी का समर्थक या बीजेपी का प्रवक्ता, आपने उसको उत्तर में गाली दी और उस गाली को काट के वायरल किया जाता है कि गाली ये कांग्रेस के लोग आकर देखते हैं। तो भाई अगर आपको इसी तरीके से मजा आता है कि भाई आपकी वीडियो भी वायरल होंगी और आपको लोग जानेंगे कि आप भी गाली देना जानते हो, बहुत अच्छा, भाई बहुत चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। बहुत कुछ यहाँ हम देखते हैं होते हुए और उसमें कांग्रेस हो बाकी हो इन सब की बात ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। बात जो है वो महत्वपूर्ण ये है कि सियासत में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान आप किस ढंग से करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं और कितनी बेईमानी कर बैठते हैं, इन सब का भंडाफोड़ होना चाहिए। और वही बीच बीच में हम करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सामने वैसी चीज़ें आती हैं और चूँकि हम सच को सच और झूठ को झूठ कहते आए हैं तो वही हम कह देते हैं। लेकिन यहाँ सियासत किस दिशा में है और देश की सियासत में राहुल गांधी के रोल पे बहुत बार हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है प्रशांत जी करना कि राहुल गांधी इस चुनाव में हरियाणा की बात करें तो नगण्य है उनका अभी तक रोल देखा जाए, और जम्मू कश्मीर के चुनाव और उनके अमेरिका जाने से पहले वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह आ चुके हैं। कश्मीर में और श्रीनगर में जहां वो आइसक्रीम खाए थे, वहां एरिना जो आइसक्रीम पार्लर है वहां हम लोग गए थे और वहां रिपोर्ट भी हमने की। तो और आदूस में भी उन्होंने बेकरी में गए थे, वहां भी गए थे हम लोग। तो ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी इन दोनों राज्यों में जितने एक्टिव होकर के का उनको आना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, पार्टी की बात रखनी चाहिए थी, वो नहीं रख रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? हालांकि कल आ रहे हैं श्रीनगर, लेकिन फिर भी पहला फेज जा चुका है। या सिर्फ हर फेज में एक एक जगह जाना। कल यहाँ जो आ रहे हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए आ रहे हैं, रोड शो करने आ रहे हैं। देखिए, इसी बात की आलोचना राहुल गांधी की होती रही है पीछे भी कि एक उनका ऊपर नीचे का ग्राफ है। तो अभी अमेरिका गए और उनकी सब बात तो ठीक थी, उसको मीडिया ने अलग ढंग से लिया और उसको कल भी उन्होंने हेड ऑन लिया कि उसको दोबारा उन्होंने डाला अपने ट्विटर हैंडल पे। ये सब बातें अच्छी, लेकिन हरियाणा में ना जाना अभी तक ये थोड़ा हैरत करता है कि आप इतने बड़े राज्य को कैसे इग्नोर कर रहे हो, जबकि वहाँ से बहुत तरीके की खबरें मीडिया में आ रही हैं। शैलजा को लेकर बहुत बातें आ रही हैं। शैलजा प्रचार में नहीं गई हैं, ये बात तो है। कई लोगों ने कहा कि दिल्ली में है वो या अपने घर में है। अब इस बात को लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप क्या कर रही है ये उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन जहाँ तक मैं हरियाणा की राजनीति या कश्मीर की राजनीति देख रहा हूँ राजीव जी, शैलजा का अब कहीं एक्टिव होना ना होना पार्टी के अंदर उल्टा उन्हीं को नुकसान करेगा। अब जो मिजाज है पार्टी का जनता का वो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन राहुल गांधी का एक्टिव ना होना वाकई जो है वो आश्चर्यजनक बात है। उनके जो कैंपेन प्लानर्स हैं, मैं ये नहीं मान सकता कि राहुल गांधी खुद अपनी सभाओं के फैसले खुद लेते होंगे। ये तो स्टेट कमेटी को या सेंट्रल कमेटी को उसको देखने की बात है कि वो प्रोग्राम कैसे लगवाते हैं अपने राज्यों में। और अमेरिका से आए हुए उनको काफ़ी दिन हो गए, हरियाणा दिल्ली के बगल में जा सकते थे। तो ये उनकी पार्टी के अंदर क्या मैकेनिज्म है ये सब चीज़ें करने का, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन राहुल गांधी का ना होना वहाँ पे वाकई एक आश्चर्यजनक बात है। बिल्कुल, राहुल गांधी का नहीं होना
यानी हरियाणा नहीं जाना एक आश्चर्यजनक बात है और ये समझने की जरूरत भी है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो पूरी राजनीति, बीजेपी की राजनीति की चर्चा हम करते हैं, कांग्रेस की राजनीति की भी बात कर रहे हैं। जरा प्रेम कुमार जी एक बार फिर से आना चाहता हूं। राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं, यहाँ तो आ रहे हैं, श्रीनगर आ रहे हैं कल। पहला फेज बीत चुका है, अमेरिका जाने से पहले वो श्रीनगर आए थे। अमेरिका से आने के बाद चाहते तो एक आध बार जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पे अपना दौरा कर सकते थे। और इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कांग्रेस के लोग कहें कि नहीं, हमारे पार्टी के और लोग नेता जो हैं वो तो घूम ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी का एक चक्कर मल्लिकार्जुन खड़गे सहित, माफी चाहूंगा खड़गे साहब का नाम भी ले रहा हूं, खड़गे सहित तमाम जितने भी लोग हैं उनके 10 चक्कर के बराबर है। क्योंकि राहुल गांधी को लोग एक अलग अंदाज में, अलग हिसाब से, अलग नेता के रूप में देख रहे हैं आज की तारीख में। इसलिए ये बात कांग्रेस के लिहाज से मैं कह रहा हूं। लेकिन प्रेम कुमार जी, इसको आप कैसे देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं? क्यों राहुल गांधी हरियाणा चुनावी सभा में नहीं गए हैं अभी तक, जबकि 4 तारीख को चुनाव होना, 5 तारीख को चुनाव होना है, 5 अक्टूबर को। जी देखिए राजीव जी, राहुल गांधी हरियाणा में नहीं गए हैं ऐसा नहीं। आते साथ अमेरिका के बाद हरियाणा ही तो गए थे। सबसे सुबह सवेरे गए थे, सुबह 5 बजे गए थे। उस ट्रक ड्राइवर के परिवार से मिले जो अमेरिका में, उनसे मिले थे। तो राहुल गांधी की मौजूदगी वहाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशन है कि रैली के थ्रू नहीं है, तो रैली को आप, ये एक रणनीतिक बात भी होती है। आप देखिए बीते दिनों राहुल गांधी के इर्द गिर्द राष्ट्रीय मुद्दा खड़ा किया गया, नफरत का मुद्दा खड़ा किया गया, रिजर्वेशन का मुद्दा खड़ा किया गया, सिख का मुद्दा खड़ा किया गया, हिंदू मुस्लिम जैसी बातें भी हुई, देश विदेश की बातें भी हुई। तो इसके तुरंत बाद उसकी काट राहुल गांधी ने स्वयं एकदम अलग राजनीति करके जनता के बीच जाके वो हरियाणा में उन्होंने की है। अभी देखिए कल का जो कार्यक्रम है, पुंछ में वो जा रहे हैं और भी एक जगह जा रहे हैं। 2 कार्यक्रम उनका जम्मू कश्मीर में है जहां वो सभा करेंगे। और वहां पर तुरंत अभी 25 तारीख को चुनाव होना है, 23 तारीख को आपको खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार, तो प्रायोरिटी में वो आता है। लेकिन जैसे इस बीच में जाहिर बात है कि शेड्यूलिंग होगी। हम ये मान के क्यों चल रहे हैं कि राहुल गांधी का वहाँ की कोई सभा नहीं होने वाली है। अब तक आप देखें स्थानीय जो मुद्दा है, वो मुद्दे राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही हैं। राहुल गांधी ने महिलाओं का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, या वो सेना में नौकरी का मुद्दा उठाया नौजवानों के लिए। तो वो सारे मुद्दों के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी है। लेकिन हमारी वो वे ऑफ जो इलेक्शन कैंपेन होता है उसमें जरूर थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि शिकायत रहने वाली नहीं है जो बात है। उसके बाद जैसे कुमारी शैलजा का प्रश्न उठ रहा है या दूसरे रणदीप सुरजेवाला जी का प्रश्न उठ रहा है, ये बात सही है कि ये अगर आप मुख्यमंत्री की लड़ाई चुनाव जीतने से पहले तय कर लेना चाहते हैं तो फिर इनको इनकी गति में रहने दिया जाना चाहिए। और जनता जो है सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है, और उसमें अगर कोई रूठ रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। वो पार्टी का मतलब एक तरह से पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है, उनका अपना नुकसान हो रहा है, हमारा ये मानना है। लेकिन अगर यूनिफाइड तरीके से वो और भी दिखती तो बेहतर बात होती, सभाओं में दिखती तो बेहतर बात होती, या रणदीप सुरजेवाला भी दिखते तो और बेहतर बात होती। तो ये एक पहलू है, हर चुनाव में कुछ खूबी, कुछ खामी, कुछ कमियां रहती हैं, उनमें से ये 1-2 हैं। लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो माहौल बिल्कुल कांग्रेस साध चुकी है और राहुल गांधी की लीडरशिप के इर्द गिर्द ही साधी गई है। इसीलिए हमें ये लगता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि घाटी में अगर बीजेपी नहीं भी है तब भी बीजेपी है, क्योंकि वहाँ की पूरी सियासत एंटी बीजेपी है, बीजेपी की मौजूदगी है। उसी तरीके से हरियाणा में राहुल गांधी अगर नहीं भी है तब भी राहुल गांधी मौजूद है, क्योंकि पूरी राजनीति हरियाणा की राहुल गांधी और कांग्रेस की को वापस लाने के लिए है।
और इस वजह से हमें लगता है कि लोकल लीडर्स बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। जी जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, जरा राहुल लाल जी आपके पास भी आना चाहता हूं, आपसे भी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी की राजनीति जो यहाँ कह रहे थे प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति और उसमें बीच बीच में छोटा जो ब्रेक हो जाता है, या इन राज्यों के चुनाव में खासकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखा जाए, क्या कांग्रेस पहले से इस एक स्ट्रेटेजिकली कर रही होगी, ये उम्मीद है, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी सही है कि राहुल गांधी को सभाओं से थोड़ा सा दूर रखना, कम सभाएं राहुल गांधी को करना, चुनावी सभाओं की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं जैसे हरियाणा गए, वो अमित के यहाँ गए जो घायल हो गया था एक्सीडेंट में और उससे मिल करके आए, तो ऐसी सभाओं की बात मैं कर रहा हूं, और ऐसे मीटिंग्स की नहीं बल्कि चुनावी सभाओं की बात कर रहा हूं। देखिए, संदेश पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एक संदेश है कि आप बिल्कुल चुनावी सभा करते हैं और संदेश पहुंचाते हैं। हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है, यह रणनीतिक तौर पर ही ये निर्णय लिया है, कोई संयोगवश ऐसा घटनाक्रम नहीं हो रहा है, या राहुल गांधी ने कोई अवकाश ले लिया, वो स्थिति नहीं है। इसे अगर मैं सामान्य उदाहरण से समझाऊं, जब परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं राजीव जी। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो 12 मासी तैयारी करता है, वो सालों भर वर्ष भर अपने पाठ्यक्रम का रिवीजन करता है, वर्ष भर मेहनत करता है। और दूसरे होते हैं जो परीक्षा होने के कुछ दिन पहले सुपर एक्टिव हो जाते हैं। बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन हमें दिख पा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, वो उन्हीं वाले कैंपेन में नजर आता है कि जब एग्जामिनेशन सामने में हो और आप सुपर एक्टिव होकर लग जाते हैं तैयारी में, कि आखिरी समय में कुछ तैयारी करके प्रयास करते हैं। राहुल गांधी जब 7 सितंबर 2022 से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, तो उसके बाद से उन्होंने कोई ब्रेक ही नहीं लिया। आपको याद है राजीव जी कि जब हम लोगों ने देखा था कि वो धान की रोपनी करते हुए नजर आए थे, इसी हरियाणा में हम लोगों को नजर आए थे उस समय। बाद में उन महिलाओं से वो अपने निवास को भी मिले थे, उसमें से उन्होंने एक की आंख का ऑपरेशन भी कराया था। तो वो हमें लग रहा है कि 24/7 लगातार वो जमीन पर जिस तरह से उपस्थित रहे, उनके मुद्दे लगातार उपस्थित है। हमें लग रहा है कि मोदी बनाम राहुल गांधी ना हो जाए ये चुनाव, क्योंकि देखिए हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जबरदस्त नाराजगी है, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी से जबरदस्त नाराजगी है। वैसे स्थिति में राहुल बनाम प्रधानमंत्री मोदी, वो स्थिति हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि स्थानीय मुद्दे बिल्कुल खुलकर रहे, और जैसा कि देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अभी हरियाणा के चुनाव में समय भी है, उस समय राहुल गांधी की हो सकता है कि लास्ट के समय में कुछ कार्यक्रम भी बनाए, लेकिन जो चीजें हो रही है वो सहज संयोग से नहीं हो रही है, वो पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है। मैं नहीं मानता कि कोई जानबूझ के रणनीतिक तौर पर गड़बड़ी की जा रही है। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी आज कांग्रेस के, मैं मानता हूं देश के सबसे बड़े नेताओं में शामिल है। वो कुछ भी बोलते हैं, जनता बड़े विश्वास के साथ उन्हें सुनते हैं, इसलिए वो उनका जब संबोधन होता है तो कांग्रेस के किसी भी दूसरे नेता की तुलना में वो कई गुना ज्यादा जो है उस संबोधन में विश्वास होता है, जनता को प्रभावित करने की क्षमता होती है। लेकिन राहुल गांधी ये काम लगातार कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर भी सोचिए कई बार जा चुके हैं, कल भी जा रहे हैं, वो हरियाणा भी लगातार जा रहे हैं, तो इसलिए वो चुनावी रैली संबोधित करें ना करें, आज हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक में तमाम अगर चुनावी मुद्दे हैं तो क्या है, आप तो जम्मू कश्मीर के जमीन पे है। मैं भी जब जम्मू कश्मीर में था राजीव जी, तब भी वहां पे वही 370 का मामला, 35A का मामला, पूर्ण राज्य का मामला और बेरोजगारी का मामला। बीजेपी के प्रवक्ता सोचिए, वो कहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बहा दी थी, उन्होंने नौकरियों की लाइन लगा दी है, लेकिन आप वहां पे किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई यही बोलेगा कि बेरोजगारी बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। पूर्ण राज्य के साथ साथ वो भी एक लोगों के मांग में बिल्कुल शामिल है, और राहुल गांधी इन मांगों को निरंतर उठाते हुए रहे। इसलिए हमें लग रहा है कि स्ट्रेटजी में कहीं कोई कमी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि अनावश्यक ही पूरा चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी ना हो जाए। राजीव जी जी बिल्कुल राहुल लाल जी, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा प्रशांत जी आपसे भी, कि कैसे देखते हैं कांग्रेस की रणनीतियों को, चुनावी रणनीतियों को? देखिए, राहुल गांधी क्योंकि सेंटर स्टेज पे हैं और मोदी वर्सेस राहुल गांधी एक बन भी गया है, तो ऐसे में राहुल गांधी को इलेक्शन के सीन से हटाना, और खासकर एक ऐसा इलेक्शन जो नरेंद्र मोदी की बाकी बची हुई सरकार
का मुस्तकबिल तय करेगा, ये थोड़ा उलझन में डालने वाला है कि ये रणनीति कैसी रणनीति है। क्योंकि राहुल गांधी की अपनी एक ब्रांड इमेज है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अपनी एक महत्व है, लेकिन और हरियाणा की राजनीति जो कि दिल्ली से लगी हुई है, उसमें आप देखिए कि जो कुश्ती के पहलवान थे, चाहे वो फोगाट हो, वो भी विनेश फोगाट, राहुल गांधी फोगाट और बजरंग पूनिया हो, हाँ, वो राहुल गांधी से आके मिले, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो ये इन सब में अगर पार्टी की अंदरूनी कोई खींचतान की वजह से, राहुल गांधी से इससे कोई मतलब नहीं है कि शैलजा वहाँ किससे नाराज हैं, किससे नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, संगठन नहीं चला रहे हैं और वो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वो पार्टी में किसके कहने पे किसको टिकट दिया गया, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का इसमें कोई दखल है या होगा, और अगर है भी तो भी राहुल गांधी एक अलग है, ब्रांड ही अलग है। आपने उसको विड्रॉ किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं ये इस फैसले के पीछे, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है कि आपने हरियाणा को इस तरीके से एक जीता हुआ चुनाव, जिसको आप कह रहे हो कि काफ़ी स्ट्रांग स्थिति है, मीडिया की रिपोर्ट्स भी है, सर्वे भी बता रहे हैं, और वहाँ से अगर आप अपने स्टार प्रचारक को विड्रॉ करती हो और अभी तक उसका कोई वहाँ पे प्रोग्राम नहीं लगा, तो निश्चित तौर पे ये राजीव जी थोड़ा हैरत में डालने वाला है, आश्चर्यजनक करने वाला है। बिल्कुल, ये आश्चर्यजनक से ढंग से बीजेपी के सामने एक चुनौती पेश करते आए हैं राहुल गांधी। और लोकसभा चुनाव में आपने देखा, चाहे इंडिया गठबंधन के भी प्रमुख नेता के रूप में राहुल गांधी उभरे थे, और राहुल गांधी की अपनी रणनीतियां, उनके भाषण के अंदाज और बाकी चीजों और मुद्दों पर जो वो बातें रखते रहे, जिन मुद्दों में संविधान की बात भी आती रही, और उन्हीं मुद्दों को, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, चाहे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का मुद्दा हो, जाति आधारित जनगणना की बात हो, ये सारी बातें राहुल गांधी कहते आए। और ये बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जुमलों पर काफी भारी पड़ी हैं ये बातें। लेकिन अब ये दो राज्यों के चुनाव जो लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे हैं, इन दोनों राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी की जो वहां पर उपस्थिति जैसी होनी चाहिए थी, और उसमें भी खासकर हरियाणा के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है कि नगण्य तौर पर कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं नगण्य क्योंकि राहुल गांधी अभी तक चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए हरियाणा नहीं गए हैं चुनाव की घोषणा के बाद से, और जम्मू कश्मीर में कल आ रहे हैं, श्रीनगर आ रहे हैं। इससे पहले वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह एक एक सभा कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कांग्रेस की रणनीतियां क्या होती हैं। लेकिन इतना जरूर कहूं कि धरातल पर दोनों राज्यों में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, और हम लोग लगातार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चूंकि हम लोग श्रीनगर में हैं इस वक्त, और लगातार अलग अलग लगभग हम लोग प्रशांत जी 15-20 कंस्टिट्यूएंसी जो है वो तो कवर कर ही चुके हैं। तो इसलिए भी कि अलग अलग जगहों की जो वहाँ पर कहाँ कौन लड़ रहा है, किस ढंग से लड़ रहा है, और कौन आगे कौन पीछे, जनता की क्या बात है, क्या मांग है। और उसके अलावा व्यापार में चाहे सेब के व्यापारी हों, चाहे और भी हों, बहुत लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है। बुनकरों के क्या हालात हैं यहाँ, कालीन और बाकी इन सब बहुत अलग अलग ढंग से, और ये सारी रिपोर्ट धीरे धीरे हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आगे भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ है जो जम्मू कश्मीर से हम आप तक पहुँचाएंगे। और इन सब के बीच राहुल गांधी की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति, बीजेपी का बैकफुट पर आना, सब कुछ इस सियासत में कहीं न कहीं एक नया मोड़ देने जा रहा है, ये तय मानिए। तो इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपका, राहुल लाल जी आपका, मिलिंद उपाध्याय जी आपका, और साथ में जुड़े थे इधर हमारे साथी लगातार जुड़े थे, नहीं जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी आपका, और कैमरे के पीछे हमारे साथी फारूक, और एक साथी जो लगातार कश्मीर में बड़ी मदद कर रहे हैं हमारे साथी परवेज जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाता हूं बाहर रहने के कारण, और यहाँ पर बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन डल झील के किनारे से इस कार्यक्रम को हम आप तक लेके आ रहे थे। यहाँ का मौसम खुशनुमा है, जो श्रीनगर या आसपास रहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये आप जानते हैं कि ये जो कह रहा हूँ कुछ नया नहीं है, लेकिन जो दिल्ली और उसके बाहर रहते हैं या
या जम्मू कश्मीर से बाहर के राज्यों में रह रहे हैं उनके लिए, और उसमें भी डल झील आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और यहाँ से इस न्यूज पॉइंट को हम आप तक पहुंचा रहे थे। और इसमें सियासत की बहुत सारी बातें हमने की, खबरें बहुत सारी बताई, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। शेयर ही मत कीजिए बल्कि इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप जानते हैं 82 लाख से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन वाला ये चैनल